Thank you very much, Dr. Amar Bahadur Shukla, for your kind words. And I'm very happy to see you this morning. You are a proud Jain White, and you have a greater responsibility now to take the ideas you imbibed here in the university to a state like Bihar, which also has a very rich tradition of learning right from the ancient times. So, thank you so much for introducing me to the audience of today, which comprises all university colleges teachers joining from different part of the country. This is my privilege that you have connected me this morning, and we in the university right now are very much engaged with PhD admission. Viva Voce starts today here, and but I'm really very happy to be amongst you for a discussion on the matter related to promotion of teachers and other academic matters. Time is only 1 hour and 30 minutes. So introduction of all of you is not possible, but definitely I would like to ensure that your concerns, your questions should be addressed, and I hope what Dr. Shukla told, that you are from diverse disciplines. So, and a teacher is a teacher. Generally, in general parlance, we consider teacher as the torch bearer for the society. आप लोग सब पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, आपको हम क्या पढ़ाएंगे, बस आपसे बात करने के लिए मैं आया हूँ. मुझे जो टॉपिक बताया गया है उस पर चर्चा होगी, और उसके साथ हायर एजुकेशन के और भी दूसरे मुद्दे अगर आपके मन में कुछ हैं तो आप जो है वो निसंकोच अपनी बात रखेंगे. मैं यथासंभव ये प्रयास करूंगा कि आपके साथ एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हो, एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो. आप में से जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे कितने लोग हैं? ठीक, कोई नहीं सर. सर एसोसिएट नहीं होंगे, न्यूली ज्वाइन है सारे. सभी लोग सर नवनियुक्त शिक्षक हैं. All are assistant professor in cadre, sir. No one is here in associate, sir. Please. Okay, you all are assistant professors. Okay, sir. Yes, sir. Actually, मैंने प्रमोशन को लेकर के एक पेन ड्राइव मेरे पास है, एक फॉर्मूला लाया था 4533. इसको हम लोग बोलते हैं 4533. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. यस सर. 4533 मतलब स्टेज 2, 3, 4, 5. असिस्टेंट प्रोफेसर, लेवल 2, 3, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर. तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पार्लेंस में 4533. टू समराइज द थिंग्स, टू मेक इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेसिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हायर लेवल. आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इज अपॉइंटेड इन लेवल 10. जिस रेगुलेशन की हम चर्चा कर रहे हैं उस रेगुलेशंस को हम लोग सामान्यतः यूजीसी रेगुलेशन 2018 कहते हैं. उसका नाम थोड़ा बड़ा है. हेलो, 1 मिनट. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. ओके ओके, हम बैठे. ये 4533 क्या है राजेश सर? हेलो, 4533 क्या है?
गुड मॉर्निंग सर। प्रतिभागी मित्रों आपस में बातचीत ना करें। अभी सर से जब आपका इंटरेक्शन होगा तो आप उसमें पूछ लीजिएगा, और सर अभी बीच में एक्सप्लेन भी करेंगे जिन चीजों को, तो अभी बीच में आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। शुक्ला सर टॉपिक ओके, फिर से सॉरी बोल सर। दीजिए तो। प्रमोशन एंड अदर रिलेटेड क्वेरीज ऑफ फैकल्टीज, इसी पे सर का व्याख्यान होगा। प्रमोशन ऑफ टीचर बोले हैं तो जी, promotion of टीचर, academic प्रमोशन ऑफ resource in the फैकल्टीज। university. अरे चैट बॉक्स में लिखिए ना। डायरेक्टर सर से पूछ लिया जाए। प्रमोशन ऑफ टीचर एंड अदर पर्सन, ऐसे तो बोले हैं ऐसे ही। आप मैडम सब ठीक ध्यान से बोलिए, सुना क्या करें। बोले हैं? सर ने शुरू प्रमोशन में ऑफ टीचर बताया एंड कि आपका प्रमोशन कैसे होगा। आज का जो विषय है कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, या टीचर के सामने और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, क्योंकि सर प्रशासन में है तो उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे आपसे। सर वो समझ गए, टॉपिक खाली लिखने रहता है ना। टॉपिक ही तो है सर, प्रमोशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैकल्टीज। प्रमोशन ऑफ टीचर एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप म्यूट हैं सर। रीना मैम आपका माइक ऑफ। आप सभी लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। हेलो। सर का एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। ठीक, सर है हमारे बीच। जी जी। अब शायद आप सुन पा रहे होंगे। हम जी लोगों सर। ने हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आप में से सारे ही पार्टिसिपेंट असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लेवल में काम कर रहे हैं। तो जो प्रमोशन का मैं शुरुआत यहीं से कर रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर इज अपॉइंटेड इन पे लेवल 10, और उनका जो प्रमोशन होता है स्टेज 2 और 3 में, वो 4 साल और 5 साल के बाद होता है। आप में से कितने लोग लेवल 2 में जा चुके हैं? कुछ लोग हैं जिनको मिला है, या ऑल आर वर्किंग इन द एंट्री लेवल ओनली? एंट्री लेवल ऑनली सर। सर हम लोग एंट्री लेवल पे नहीं है, अभी तो साल भर हुआ ही है हम लोगों को। एंट्री लेवल है सर। एंट्री लेवल। आपके यहाँ प्रोबेशन पीरियड भी है? कितने दिनों यस का सर, है? 1 year और 2 years डिफरेंट। 1 year। 1 year। कुछ यूनिवर्सिटियों में 2 years के हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 1 year। सर अलग अलग विश्वविद्यालय में 1 साल और 2 साल क्यों होता है सर? Some of the university prefer 1 year and some of the university 2 years. Different universities have other rules. सर इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसा है कि कुछ मतलब सभी मतलब यूनिवर्सिटी हिंदी सब्जेक्ट तक की बहाली में ये रखे। बिहार के मिथिला विश्वविद्यालय में सर 2 साल का है। अरे भाई सुन लीजिए ना जो हम कह रहे हैं, एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। सभी का बात को मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं।
ये मैं सर को संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि सर क्या है कि हिंदी सब्जेक्ट तक बीएसयूसी से जो भी नियुक्ति हुई है वो सर उसमें कंफर्मेशन है 1 ईयर, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट के बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं इन ऑल मतलब यूनिवर्सिटी इन बिहार 13 ईयर मतलब यूनिवर्सिटी में 2 ईयर का किया गया है। लेकिन इस पर सब मजे की बात यह है कि सीनेट सिंडिकेट से सभी मतलब यूनिवर्सिटी में एक प्रपोजल अप्रूव होकर गवर्नर हाउस चला गया है। गवर्नर हाउस के संज्ञान में, गवर्नर साहब के संज्ञान में है कि यूजीसी रेगुलेशन 18 कहती है कि 1 ईयर में प्रमोशन होना चाहिए, और यह प्रस्ताव गवर्नर साहब के पास जा चुका है। इससे पहले जो अर्लेकर साहब थे वह खुद सीनेट सिंडिकेट में आया करते थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है प्रपोजल आप भेज दीजिए मैं कर दूंगा। इसलिए यह हम लोग का अभी ठीक है अनिल जी आपकी बात आ चुकी है। सर मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर अमर बहादुर शुक्ला बोल रहा हूँ। सर हम लोगों ने 1 साल में प्रोबेशन हमारा यहाँ था, कंफर्मेशन 1 साल में सर्विस हो गई, डिफरेंट सब्जेक्ट चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे इकोनॉमिक्स हो। तो अनिल जी की जो बात है वह इस पर लागू नहीं होती है सर। तो ये जो हमारे प्रतिभागी मित्र बता रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में सर 2 साल का है, कहीं 1 साल का है, इसी तरीके का अभी तक चल रहा है। तो यही इसमें है। अनिल जी जो कह रहे हैं केवल हिंदी, तो ऐसा नहीं है सर, दूसरे सब्जेक्ट का हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट का 1 ही साल में कंफर्मेशन सर्विस होती है। तो इस तरीके से सर यहाँ चल रहा है जी। मिथिला कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी सर 1 साल का है। ठीक है सर, आप सभी प्रतिभागी मित्रों की बात पहुंच चुकी है, अब उसमें हाँ काउंटर करने की जरूरत नहीं है। तो ये विषय है। और सर ये सभी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में है, अभी इनको मतलब 6 महीने 8 महीने हुआ है, ये साल भर के अंदर के सभी ज्वाइनिंग है इनकी। तो अभी इनका 4 साल बाद वाला प्रमोशन होना है, फिर उसके बाद 9 साल बाद वाला, ये सारी चीजें रहेंगी। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर अंडर प्रोबेशन। यस ओके, क्योंकि अगर प्रोबेशन का हम 1 साल भी माने, कहीं 2 साल भी है, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अंडर प्रोबेशन पीरियड। यस सर। तो जैसे ही आपका पे लेवल 10 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट होता है, तो आपका अगला प्रमोशन पे लेवल 11 के लिए 4 साल के बाद ड्यू हो जाता है। सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द क्राइटेरिया क्लियर्ड बाय स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी। तो मोटे तौर पे आप अपॉइंटमेंट के 4 साल के बाद अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो यानी कि 6000 ग्रेड पे से आप 7000 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके 5 साल बाद, जिस दिन से आप 7000 ग्रेड पे में जाते हैं, आप 8000 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 4 और 5 साल का ये है। और जो मैं 4533 जो कहा, 4533 जो गोल्डन नंबर है फॉर ऑल टीचर्स, तो अगला 3 साल में आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके 3 साल बाद आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अंडर कैश। तो ये 4533 का जो है वो रूल है। आपको ये भी पता होगा कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 में देयर इज ए प्रोविजन फॉर सीनियर प्रोफेसर। प्रोफेसर के बाद एक और भी डेजिग्नेशन ऐड किया गया उसमें, दैट इज सीनियर प्रोफेसर। और सीनियर प्रोफेसर के लिए क्या क्राइटेरिया है कि प्रोफेसर का जितना भी पोस्ट है सबको सीनियर प्रोफेसर नहीं बनाना है कैश की तरह। वहां पर एक राइडर है कि प्रोफेसर की जितनी भी पोजीशन है यूनिवर्सिटी में, सैंक्शन स्ट्रेंथ कहते हैं उसको, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ का 10% लोग ही सीनियर प्रोफेसर। सर आपका हम 1 मिनट समय लेंगे कि आप सर जो हम लोग को बता रहे हैं, जैसे सर फर्स्ट प्रमोशन आपने बताया इन 4 इयर्स, आप फर्स्ट सर प्रमोशन में क्या क्राइटेरिया है यह भी सर अगर बताते चलें एक एक करके, हम लोग भी नोट करते चलेंगे सर। हम क्या क्राइटेरिया है, सेकंड फिर थर्ड, हम ईयर के साथ साथ बताते चलें सर। सारा चीज बताते चलेंगे, बाद में आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे। मैं सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर में जब आए हैं, तो आपका जो
ऑर्गेनिक साइकिल है वो कहां तक जा रहा है, मैं पहले इसको आउटलाइन कर देना चाह रहा था। ठीक है, क्राइटेरिया भी आएगा, सब कुछ आएगा, सब चीज पे चर्चा की जाएगी। तो ये जो 45-33 कहने का मतलब है वो यही है कि 4 साल, 5 साल, 3 साल और 3 साल, यहां से आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो कैस के थ्रू प्रोफेसर तक जाता है। अगर देखा जाए तो 4, 5, 9, 3, 12 और 3, 15 साल, 15 साल में आप प्रोफेसर तक पहुंच जाते हैं, पे लेवल 14 तक। आप ज्वाइन करते हैं एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10 में, और आपका करियर प्रोग्रेशन जाता है पे लेवल 14 तक। मैं इसलिए इसकी चर्चा किया कि ये सीनियर प्रोफेसर वाला कॉन्सेप्ट भी आया है और देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, खास करके BHU में कई सारे लोग जो है वो सीनियर प्रोफेसर का भी स्केल उनको दिया गया है, प्रमोशन दिया गया है। वहां पर केवल यह है कि सारे के सारे लोग सीनियर प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल 10% लोग जो है ही सीनियर प्रोफेसर के लिए, कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ के 10% विल बी कंसीडर्ड फॉर सीनियर प्रोफेसर। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपका कैरियर प्रोग्रेशन जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं एकेडमिक्स में, वो किस तरह का है। तो ये 4533 वाला जो फॉर्मूला है 4533, वो आपका बताता है कि कितने दिनों की रेसिडेंसी पीरियड किस स्टेज पे आप करेंगे, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 3 साल, तो आप फर्दर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी आप जो बात कह रहे थे ना कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो एक चीज हमें याद रखना है कि प्रमोशन इज नॉट योर राइट। ठीक है, सेवरल कोर्ट्स of the country, including Honorable Supreme Court, has held that promotion cannot be claimed as right. Promotion is a contingency of service which is subject to fulfillment of certain criteria given in the recruitment rules. ये UGC रेगुलेशन आप देखेंगे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, DOPT जो है वो हमारे देश में सारे रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करता है, और उसी को मॉडल मानते हुए नीचे की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज अपना रूल रेगुलेशन बनाती है और उस हिसाब से प्रमोशन करती है। और प्रमोशन जो है इन एवरीवेयर इट्स पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल। आपको मालूम है कि UGC इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन। मेन फंक्शन ऑफ UGC इज टू रेगुलेट हायर एजुकेशन in terms of a standardization of the education. Who monitors the standard in higher education? UGC. And that's why UGC brings its own set of rules and regulations that govern the services of a teacher and other staff working in academia. आप जब UGC रेगुलेशन 2018 पढ़ेंगे तो उसमें रिक्रूटमेंट का किस तरह से करते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, और कुछ दूसरे एकेडमिक स्टाफ भी हैं वहां पे। आप पार्टिसिपेंट में तो कोई नहीं है, लेकिन वो हैं। वो है लाइब्रेरी वाले लोग, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन वाले लोग जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो एक पूरी हायरार्की है। अदर देन टीचर्स, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज एकेडमिक स्टाफ एज पर UGC regulations brought forth by UGC from time to time. आपको मालूम है 2018 के पहले 2010 का UGC रेगुलेशन था that used to govern the terms and condition of services of a teacher. That was replaced by 2018 regulation. आप अगर उसका नाम पढ़ेंगे, आप एक गूगल पे टाइप करके देखेंगे, आपको UGC का जो गजट नोटिफिकेशन है
वो पूरा का पूरा आ जाएगा, एवरीथिंग इज डिटेल्ड देयर। उसका नाम है यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ in university and colleges and measures for maintenance of a standard in higher education 2018। इतना बड़ा नाम है। तो इसमें आप इसका टाइटल से अगर जाएंगे तो इसमें आपको दो चीजें दिखेंगी। पहला चीज क्या हो गया, जो मैंने बोला कि रिक्रूटमेंट रूल्स जिसको हम कहते हैं, आरआर कहते हैं शॉर्ट में, ये मिनिस्ट्रीज में चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों में चलता है। यूजीसी ने इसी रेगुलेशन में रिक्रूटमेंट रूल्स भी दिया है, इसलिए इसका नाम है यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ, जिसकी मैंने चर्चा की। वो अदर एकेडमिक, आई एम नॉट एन एकेडमिक स्टाफ, आई एम डेप्टी रजिस्ट्रार, आई वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर पार्ट ऑफ नॉन टीचिंग, नॉन academic, that is implied because we are not covered under academic staff. We are neither teacher nor we are from library stream or physical education stream, so we are not covered under this UGC regulation 2018। ये किसके लिए है? ये टीचर्स के लिए है, ये लाइब्रेरी स्ट्रीम के लोगों के लिए है और फिजिकल एजुकेशन के लोगों के लिए है। मैं इस चीजों की चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं कि जनरली हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भाई आप सब लोग यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिए हैं, आपका रिक्रूटमेंट किस रेगुलेशन में हुआ है? आप कवर्ड हैं यूजीसी रेगुलेशन 2018 से, क्योंकि वही यह तय करता है कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। इस रेगुलेशन का नाम है यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। यू हैव बीन अपॉइंटेड अंडर दिस रेगुलेशन ओनली। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और यही से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इट इज यूजीसी हु मॉनिटर्स द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। ये किसका काम है देखना? यूजीसी इज रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेट करती है। तो टीचर का अपॉइंटमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा, ये यूजीसी ही बनाती है। तो यूजीसी के कई रेगुलेशन हैं, बीच बीच में उनका अमेंडमेंट भी आते रहता है। 2010 के बाद ये 2018 का रेगुलेशन आया, बहुत सारी क्राइटेरिया को चेंज किया गया, बहुत सारी क्राइटेरिया वही रही। प्रमोशन के भी अलग अलग जो है वो 16 में भी आया था सर, एक 16 में भी आया है। 16 में देखिए यूजीसी का जो है वो रेगुलेशंस के बाद जो कुछ शॉर्ट अमेंडमेंट्स होते हैं वो आया था। 16 में यूजीसी का जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री आई थी। तो आपको ये देखना होगा कि वो रेगुलेशन जो रिक्रूटमेंट आपका देखता हो, अपॉइंटमेंट, इसमें अपॉइंटमेंट वर्ड यूज किया है, रिक्रूटमेंट मैं बोल रहा हूं। अपॉइंटमेंट जो है और प्रमोशन जो टीचर्स से रिलेटेड है और अदर एकेडमिक स्टाफ से रिलेटेड है, वो रेगुलेशन ही आपको देखना है। अब 18 वाले का भी एक अमेंडमेंट आ गया 22 में, उसको यूजीसी रेगुलेशन 2022 कहते हैं, बट वेरी स्मॉल अमेंडमेंट। जो मेन है 18 के बाद, अब फर्दर अगर 10 साल बाद कुछ रिवाइज होकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो वो आएगा। तो आपको मैं सिर्फ ये सोर्स बता देना चाह रहा हूँ, ये सबके मोबाइल पे अवेलेबल है। आप जैसे ही डालेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2018 पीडीएफ, 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं कि टीचर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, what will be the minimum qualification for appointment of teachers, टीचर का पे कैसे फिक्स होगा, टीचर का प्रमोशन कैसे होगा, टीचर्स के लीव इंटाइटलमेंट क्या है, टीचिंग्स कितने दिन करनी है सेमेस्टर में। ये सारी चीजें यूजीसी अपने रेगुलेशन में इसलिए लेके आती है ताकि
स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, उसको वो रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके। मैं सोर्स को इसलिए बता रहा हूं कि आपको कभी भी आएगा ना कि ये चीज आपको कहां से मिलता है। ये रिक्रूटमेंट जो है अपॉइंटमेंट टीचर का होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि MA 55% चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दूसरा बोलेगा नहीं उसमें SC ST OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन भी है, 50% है। ये चीज कहाँ लिखी हुई है? इसको लेकर के कोई, क्योंकि आपको सोर्स क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप वहां जाके देखेंगे। कल कोई यूनिवर्सिटी में बाबू या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ कोई अधिकारी अगर आपको बोलता है कि नहीं भाई आपकी तो ड्यूटी लीव जो है वो 15 दिन ही है, 15 दिन आपने ड्यूटी लीव ले ली, तो आप जाके उसको तुरंत दिखा सकते हैं 2018 का रेगुलेशन कि भाई ड्यूटी लीव तो 30 दिन है, हमने तो 15 दिन ही लिया है। तो आपको सोर्स पता होना चाहिए कि चीजें आ कहां से रही हैं। कल आपके प्रमोशन के मैटर में मैं भी उस पर आऊंगा। अगर रेसिडेंसी पीरियड का इशू है, पब्लिक सर एक ही अभी कहेंगे, अभी सर DL को लेकर के सर हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में सर बहुत बड़ी एक मतलब इशू हुई थी, जो VC साहब ने सभी का सैलरी रोक दिया। कि उन VC साहब का कहना था कि हम DL का मिनिमम मापदंड है 1 साल में 12 DL ले सकते हैं। तो यह भी कोई चिट्ठी है क्या सर? वो हर बात में कहते हैं कि चिट्ठी दिखाइए UGC का। आप डॉक्टर अनिल कुमार जी, आप यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं? कहाँ पे हैं आप? सर कॉलेज में है। कौन से कॉलेज में है और वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है? सर मैं GV कॉलेज नौगछिया में हूँ और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। अच्छा, तो आपके यहाँ ड्यूटी लीव 12 दिन ही दी जाती है? जी सर, इसको लेकर के भी असेसमेंट किया था VC साहब ने, सभी कॉलेज से सभी का DL मंगवाया था, और जिनका भी DL 12 दिन से ज्यादा हो गया था उनका सैलरी उन्होंने रोक दिया था ऑफिशियल चिट्ठी दे करके। अच्छा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको नॉलेज जो है ना इज पावर। आपको जब पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ दी हुई है तो कोई चाह के भी उसको फ्लाउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं। सर एक मिनट, अगर यहाँ जो आपने बताया गाइडलाइन जो UGC के 18 का है, अगर हमारे अनिल जी उसको लेके अपने भाई चांसलर के चैम्बर में उसको दिखावे और काउंटर करें तो क्या ये ओवररूल्ड हो जाएगा क्या? ये इस रूल के अगेंस्ट में या इसके ऊपर में माननीय भाई चांसलर साहब ऐसा तो नहीं है? ही शुड ओबे द रूल ऑफ द UGC 18 सर, आई थिंक सो। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस या लॉ के बैकग्राउंड से भी होंगे। सर अभी राजेश जी जो बोले सर वो 18 सर मैं एक आप सभी प्रतिभागी मित्रों से निवेदन है कि सर पूरी बात अपनी नहीं कह पाते हैं, आप बीच में इंटरवीन कर जाते हैं, तो प्लीज नहीं, आई लाइक दिस, लेट देम कम आउट विथ द आइडिया दे हैव, या जो इशू जो है वो। मैं अभी इन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अनिल कुमार जी एक रिप्रेजेंटेशन दे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को, नॉट नेसेसरली वाइस चांसलर, एड्रेस टू योर डीन, योर रजिस्ट्रार, योर वाइस चांसलर, और आप अगर बहुत ही हम्बल वर्ड्स में इस चीज को लिखें कि एज पर UGC रेगुलेशन 2018 द क्वांटम ऑफ ड्यूटी लीव इज फॉर 30 days इन अ ईयर फॉर अ टीचर, फॉर जो भी पर्पस है, और वी आर गवर्न्ड बाय UGC regulations. UGC is the apex regulatory body of higher education in this country. So I don't think any reasonable person will mind it. सर उनको यह सब मेरी बात पूरी सुन लीजिए। Rather a reasonable person will look into it and will ensure that it should not be deprived by the entitlement which has been conferred by a UGC regulation. आपके यहाँ भी एकेडमिक काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, सीनेट होगा, जो जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, तो क्या इस रेगुलेशन को वो अडॉप्ट नहीं करते अपने यहाँ, अपनी एकेडमिक काउंसिल में, अपने
सीनेट में। आप ये पता करिए कि यूजीसी रेगुलेशन जब 2018 यूजीसी लेके आई, तो वेदर दैट वाज अडॉप्टेड और नॉट बाय योर एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जैसे सड़क पे आप ड्राइव करते हैं तो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप किसी को न ठोकें, आधी सामने वाले की भी होती है। आप कितना भी केयरफुल ड्राइविंग करेंगे, अगर सामने वाला ठोकना चाहे तो वो ठोक देगा। तो वो भी तो ये दिखाएंगे कि अंडर विच रूल और रेगुलेशन ओनली 12 days ड्यूटी लीव इज अलाउड टू ए टीचर। तो हम ये कहेंगे कि अगर इफ यू आर मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन साइटिंग UGC regulation 2018, that's why I told you कि unless you know the source कि कहां से फ्लो कर रहा है। सर आफ्टर Sir, I think it is binding for the university staff. प्लीज सुनने दीजिए ना सर को। नहीं बोलिए अनिल जी क्या कह रहे हैं, पहले अनिल जी से बारी बारी से कर लेते हैं। सर मैं कह रहा हूं, नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, मैं मैं ये बोल रही हूँ सर कि जो हम लोग इंडक्शन प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो ये 30 दिन क्या ड्यूटी लीव में काउंट होगा? पार्डन? यस सर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जो हम लोग FIP में आए हुए हैं, तो 30 दिन तो हम लोग ये DL में काउंट होगा ना, कि 30 दिन जो एक साल में मिलना था तो उसमें काउंट होगा। आपको यूनिवर्सिटी ने इंडक्शन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए परमिट किया है ना? जी सर, जी सर। कोई ऑर्डर भी निकाला है उसके लिए? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, सर्टिफिकेट मिला है। रिलीविंग सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? सर इसके लिए सर चिट्ठी आई है सर UGC 2019 में, जितने भी FIP दिया जाए उसको ऑन ड्यूटी करके लिखा जाए। इसलिए हमारे कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें ऑन ड्यूटी करके लिखा गया है सर रिलीविंग लेटर में कि आप ऑन ड्यूटी पर ही आप ज्वाइन करेंगे, और हम लोग को छुट्टी दी गई है। हम लोग का सारे यूनिवर्सिटी में यही बात है सर। कहीं कोई हम लोग को इसमें अदरवाइज नहीं है, हम लोग को ड्यूटी लीव नहीं दिया गया है क्या? नहीं सर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हम लोग को ड्यूटी लीव रिलीविंग ऑर्डर के साथ जाकर का अटेंडेंस मार्क भी करना है पर डे। वो चिट्ठी ले लीजिएगा मैम, चिट्ठी ले लीजिएगा, है हम लोगों के पास। बारी बारी से आई विल ये स्नेहा जी कह रही है कुछ। स्नेहा अग्रवाल, आपका रिलीविंग ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? बारी बारी से। सर लिखा हुआ है रिलीविंग ऑर्डर में कि आपको जो पर डे आकर के यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करना है कॉलेज में आकर के पर डे। स्नेहा जी यूजीसी का लेटर ऑलरेडी यूजीसी का लेटर में नहीं है, ये कॉलेज से जो हमको रिलीविंग लेटर मिला है उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि यूजीसी का लेटर फॉलो होगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो आपको आकर के अटेंडेंस मार्क करना कॉलेज में, ऑफलाइन कीजिएगा तब ऑन ड्यूटी मिलेगा। नहीं ये प्रिंसिपल का धांधली है। ये कॉलेज से है मैडम, वो गलत है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी JD वुमेन्स कॉलेज पाटलिपुत्रा में इस तरह की बात हो रही है सर। ये प्रिंसिपल का भी थोड़ा ये है सर। अभी जैसे मैं अभी जाऊंगी, ये प्रिंसिपल का बदमाशी है। नहीं प्रिंसिपल का नहीं है, प्रिंसिपल का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आया है। प्रिंसिपल का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रिंसिपल उसी लेटर को फॉलो कर रहे हैं जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। अब तो पाटलिपुत्रा के नए वाइस चांसलर आ गए, उनसे बात कीजिए। नहीं, लेटेस्ट बता रहे हैं मैम। वाइस चांसलर उस चिट्ठी को सर्टिफाइड कर दिए हैं, वो सबको ऑर्डर दे दिए हैं, प्रिंसिपल को ऑथराइज कर दिए हैं कि सबको रिलीव कीजिए। नहीं अभी हाल फिलहाल NOC के लिए वो दिए हैं। हाँ, NOC के लिए दिए, लेटर जारी कर दिया है मैम। अरे आप लोग एक एक करके बोले ना। अरे छोड़िए ना, अरे भाई हटाइए डिस्कशन को, सर को आगे बढ़ाने दीजिए। हो गया, बात करने दीजिए, सर तो बता रहे तो प्लीज उनको सुनिए ना। नहीं, हम वहीं आ रहे हैं। अगर आपको रिलीविंग ऑर्डर सब लोगों को मिला है, रिलीविंग ऑर्डर में लिखा है कि यू आर रिलीव टू ज्वाइन जो है वो फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जो भी है, ठीक है,
in online mode. अब स्नेहा जी ने ये कहा कि उनमें एक राइडर है कि यू हैव टू कम टू यूनिवर्सिटी फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस। यही कह रही है ना कि आपको यूनिवर्सिटी में फिजिकली जाके अटेंडेंस लगाना है सर, बायोमेट्रिक भी लगाना है और रजिस्टर पे भी करना है, दोनों काम करना है। ओके, देखिए ऐसा है कि ड्यूटी लीव जो दिया गया है वो ड्यूटी लीव पर्पसफुली दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई पर्पस नहीं है। ड्यूटी लीव जो है वो घर में अपने पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए नहीं दिया गया है। आप इसी यूजीसी रेगुलेशन में, मैं इसीलिए आपको वही रख रहा हूं कि आप जरूर सब लोग अपने मोबाइल लैपटॉप में 2018 रेगुलेशन का एक पीडीएफ डाउनलोड करें। उसमें आप लीव में जाएंगे, जितनी भी लीव एक टीचर को मिलती है वो सारी लीव्स का जो है वहां पर पूरा ब्यौरा है। हम सबसे जानना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं हम बता ही रहे हैं। यूजीसी का रेगुलेशन चलेगा क्या? कुछ बोल रहे थे तो हम सर आप स्टार्ट रहिए ना सर आप स्टार्ट रहिए ना प्लीज। हाँ, तो हमारा ये कहना है कि अगर इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपको ड्यूटी लीव सैंक्शन नहीं किया गया है तो ड्यूटी लीव तो 30 दिन ही होगा ना। तो अच्छी बात है, आपकी लीव बच गई। आपको उन्होंने ऑन ड्यूटी ट्रीट किया है ना। आपको उसमें लिखा है ना कि देखिए होता क्या है कि फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स एफआर एंड एसआर, ये जो है भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाने वाली बेसिक रूल बुक्स है। एक का नाम है फंडामेंटल रूल्स, एक का नाम है सप्लीमेंट्री रूल्स। जब कहीं कोई चीज नहीं मिलती है, कहीं कोई चीज छूटती है, तो वी जनरली रेफर टू फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। आप जब कोई पब्लिक ड्यूटी में हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, आप यहाँ इस प्रोग्राम में क्यों जुड़े हैं? To enrich your knowledge, to improve your capability, and go back and serve public. Public means a public cause with improved capability. इसलिए आया है ना, what is the objective of this program? So this is not in your personal interest. This is a public cause for which you have come here. तो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल्स बहुत साफ कहता है कि अगर इस तरह के काम के लिए कल अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी में कुछ काम से भेज रही है, व्हाट काइंड ऑफ लीव यू विल बी अवेलिंग? किस तरह की लीव आप लेके आएंगे? क्या अपना अर्न लीव लेकर के आएंगे, पर्सनल लीव जो साल में 12 दिन मिलता है? सर ड्यूटी लीव लेकर के जाएंगे। क्या है ड्यूटी लीव लीजिएगा भाई? आप कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस में कोई एकेडमिक वर्क के लिए थोड़ी जा रहे हैं। आपके प्रिंसिपल ने कहा कि यूजीसी में जो है वो है, आपके प्रिंसिपल ने कहा कि यूजीसी में कोई एक मैटर है वो डिस्कस हो रहा है, आई एम ऑथराइजिंग यू, आप जाइए। तो इसके लिए आपको कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन ड्यूटी। ये बेसिक चीज को जो है आप खुद भी समझिए और अपने ऑथोरिटी को भी कहिए अगर जरूरत है तो आप यहाँ पे आए हैं तो आपको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। ये ऑन ड्यूटी ही ट्रीट होना चाहिए। और ये जो स्नेहा जी वाला जो मामला है जिसमें वो कह रही है कि शी हैज बीन आस्क्ड बाय द कॉलेज मैनेजमेंट कि आप आकर के यहाँ पर जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाओ, तो आई थिंक कि दिस शुड बी डिस्पेंस्ड विथ। शी शुड टेक द मैटर विथ प्रिंसिपल एंड शुड से कि अदर फेलोज पार्टिसिपेंट्स हु केम फॉर दिस प्रोग्राम, ये कितने दिन का प्रोग्राम है आपका? 3 वीक का है, 4 वीक का है, 1 वीक का है? 4 वीक सर। जी 4 वीक का 4 वीक सर। एक महीने का है सर। एक महीने का सर। 1 महीने का है। ठीक है,
अगर सपोज करिए कि अगर ड्यूटी लीव पे आपको भेजा जाए तो आपकी सारी ड्यूटी लीव तो एक प्रोग्राम अटेंड करने में चली जाएगी। फिर आपको कभी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना होगा, तो आप कौन सा लीव लेके जाएंगे? इसलिए अच्छा किया है आपके यहाँ कि किसी को ड्यूटी लीव पे नहीं भेजा है, इसको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया है, और दिस इज द राइट थिंग। दूसरा जो राजेश जी कह रहे थे कि वो प्रिंसिपल को या वाइस चांसलर को लिख के दे, वो लॉ के ऊपर थोड़ी ना है। तो आप में से बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस और लॉ के बैकग्राउंड से होंगे। लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि नोबडी इज अबव लॉ, कानून से ऊपर तो कोई है नहीं ना। और वी इन इंडिया प्रैक्टिस रूल ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह आपने सुना होगा एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रूल ऑफ लॉ फॉलो करने वाला एक देश है, यहाँ के इंस्टीट्यूशन है। तो आपको एक राइटफुल मैनर में कोई चीज अपने मैनेजमेंट को अगर लेके जाना है तो उसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट सर इन योर रिप्रेजेंटेशन। सर इंटरवेंशन इनवाइटेड सर। सर मेरा ये मानना है कि स्नेहा अग्रवाल जी के मैटर में अगर इनको, मेरा ये मानना है कि ही शुड राइट टू द भाई चांसलर डायरेक्टली थ्रू द प्रिंसिपल कि भाई इनको अपना अट्रैक्शन, अपना मैटर्स को देना होगा कि ये ऑनलाइन ड्यूटी, ऑनलाइन ये है बट ड्यूटी ये इनको लीव नहीं दिया गया है, जिस तरह से हम लोगों ने प्रिविलेज हम लोग को दिया गया है। तो अगर किसी कारण से प्रिंसिपल या भाई चांसलर नहीं इसको फॉलो करते, नहीं मानते, देन वेयर आई हैव टू गो फॉर द अपील एंड व्हाटसोएवर वी हैव टू डू रिगार्डिंग दिस। अगर ये ऐसा नहीं कोई मानता है, ये एक तरफा कोई मनमानी कर रहा हो या कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है, तो आई थिंक द भाई चांसलर इज सफिशिएंट टू नो ऑल द थिंग्स, वो सब जानते हैं। लेकिन व्हाट फॉर द केस ऑफ द प्रिंसिपल इफ ही इज इग्नोरिंग द प्रिविलेजेस ऑफ दिस अपॉइंटेड प्रोफेसर। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, वो आपको मालूम है कि यूजीसी का जो है वो ग्रीवांस रिड्रेशन मैकेनिज्म है दिया हुआ, और आई थिंक कि इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ये ग्रीवांस रिड्रेशन मैकेनिज्म जो है, यानी कि ग्रीवांस रिड्रेशन कमेटी है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी चीज को सेटल करने का जो तरीका है, अब उनके कॉलेज से कितने लोग ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में आए हैं। अगर मान लीजिए कि स्नेहा जी अकेले आई हैं, तो शी कैन राइट ए लेटर एड्रेस टू वाइस चांसलर कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और एक पब्लिक कॉज के लिए हमें यहाँ डिप्यूट किया गया है, ताकि हम इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटी के साथ आके यूनिवर्सिटी कॉलेज को सर्व कर सके। हमारे साथ के दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी दूसरे यूनिवर्सिटी से जो आए हैं, उनमें इस तरह का कोई राइडर नहीं है। दे ऑल हैव बीन ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। In view of the above, this is my humble request to you to kindly dispense with the requirement of putting biometric attendance on daily basis during the duration of this program. एक चिट्ठी लिख के, एक लेटर लिख के या एक मेल करके देने में कोई बुराई नहीं है। Nobody will feel offended. Any reasonable person will be sensitized further. He or she is imposing such a term and condition on one of her teacher, which others university are not doing. तो उनका कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। सर बहुत लोग गए थे ग्रुप में पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वीसी सर बोले जो ऑर्डर निकल गया है तो आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए, अब राजेश अनुपम जो कह रहे थे ना कि अगर नहीं माने तो क्या होगा। देखिए, अब इस देश का संविधान और इस देश का जो है वो जो हायरार्की है जुडिशियरी की, और आप अपना ग्रीवांस कहाँ लेके जा सकते हैं, देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवांस, देन व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? आइदर यू एस्केलेट फर्दर विथ वाइस चांसलर,
महामहिम जो कहते हैं, देयर इज प्राइम मिनिस्टर ग्रीवांस पोर्टल, इस तरह की मैकेनिज्म है पहले। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई रिस्पाइट नहीं है, तो देयर इज ए रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री, देयर इज ए कंप्लीट हायरार्की ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो आपका जुरिस्डिक्शन बनता हो। आपके यहाँ से लोग केस करने कहाँ जाते हैं? ये सिविल कोर्ट पहले होता है सर इनिशियल स्टेज में, उसके बाद हाई कोर्ट पटना। नहीं, सिविल कोर्ट क्यों, सिविल कोर्ट क्यों जाएंगे वो? सिविल कोर्ट क्यों जाएगा? ग्रीवांस के लिए तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कौन सा अरे रीट में जाएगा, सिविल वाद है हाई जिसको कोर्ट लेके जाना आप पड़ेगा। जाएंगे सिविल कोर्ट में? I think you all fall under the jurisdiction of High Court and you can go with a writ. Anyone, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक छोटे से मैटर में कोर्ट चले जाइए, दिस इज नॉट माय व्यू। ये चीजें तो आपस में बैठ करके तय की जाती है। लेकिन अगर कोई इस तरह का सर्विस मैटर में कोई ग्रीवांस है बड़ा, which is not being redressed by the institution, तो one will definitely go to court. Or many of you means teachers across the universities, they go to High Court. High Court has a wider writ jurisdiction under 226 of the Constitution. तो आप जा सकते हैं वहां पे। लेकिन जो ड्यूटी लीव का मैटर है, दिस मैटर रिलेट्स टू ऑल टीचर्स एंड यू हैव ए साइजेबल नंबर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। If with a delegation, if required, you can meet your authorities, vice chancellor or Mahamahim, जो भी है, and you can impress upon, sure, we are governed by UGC regulation only. UGC is the custodian of maintenance of a standard of higher education in this country. So why we are deviating from UGC guideline norms? When there is a provision of duty leave for 30 days, why you are allowing only 12 days? If I am on duty for a particular purpose, for participating in faculty development program, why I am being forced to come to college physically and mark my attendance? You can dispense it. You can dispense with it. तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बनेंगी. What I feel reasonably, but there could be situations, circumstances which Rajesh Anupam knows better, because from the very beginning he was asking कि what if it is not addressed? तो वो तो खैर कोर्ट कचहरी सब कुछ है, पूरी हायरार्की है। बट सर मेरा मानना है कि स्नेहा जी के मामले में भाई चांसलर खुद सफिशिएंट होते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ मामला नहीं बनता है तो गवर्नर चांसलर महोदय के पास से 78 to 80% वो रिड्रेस हो ही जाता है। इसलिए हाई कोर्ट में जाने का ऐसे मामले की कोई जरूरत नहीं है। और इनका मामला बहुत रेयर है सर, ऐसा कहीं हमारे यूनिवर्सिटीज, किसी यूनिवर्सिटीज में बिहार में हम लोग को नहीं मिला, एक्सेप्ट वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नया बना है, कुछ नई बातें उठा रही हैं, जो भी हो। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं अभी तुरंत जुड़ता हूँ आपसे। आगे की जानकारी ओके में अगर जिनको प्रॉब्लम है, एक बार हम लोग मतलब इस कार्यक्रम के बाद जो अपने लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, काइंडली उस पर कांटेक्ट कीजिएगा, हम वहाँ के वीसी से बात कर लेंगे। जो भी वीसी हो वहां से हम बात कर लेंगे, मामला मतलब आपका हल हो जाएगा। इस प्रोग्राम के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग बात कर लेंगे। मृणाली मैम, आप नहीं चाहते हैं 8 दिन का समय बचा ये मामला क्रिटिकल है, क्रिटिकल मामला है। नहीं, रोज जाते हैं रोज जाते हैं रोज। अनिल जी आप तो क्या खगड़िया से आना होगा पटना? अरे भाई, अरे सुनिए ना, आप क्यों नहीं? आप अरे भाई इस संबंध में उपेंद्र जी से बात किया जाएगा। वाइस चांसलर बहुत सुलझे हुए हैं। अब तो हम लोग का टाइम निकल गया, तो बचा कितना? 1 वीक और बचा है, पूरा टाइम तो निकल गया। समय कम है, आने वाले लोगों के लिए तो मिलेगा। नेक्स्ट वाले के लिए तो हम लोग कुछ रास्ता बनाए ना रे भाई। अपना तो काम खत्म है, कल भर है, परसों से तो प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा, वो अलग बात है। बट हम लोग को केयर करना है हमारे नेक्स्ट। अनुपम जी, थैंक यू। अनुपम जी, पाटलिपुत्रा में पहले था, पाटलिपुत्रा में
जो एमएमटीसी के लिए हम लोग फॉर्म भरते थे ना, तो हम लोगों के प्रिंसिपल अच्छा। है जो फॉरवर्ड करते हैं, पाटलिपुत्रा में जी। रजिस्ट्रार करता था, लेकिन इस बार अच्छा। ये वीसी जो आए हैं वो सबको खत्म हाँ। किए हैं कि ये सब अननेसेसरी वर्क है, यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रार को ये फॉरवर्ड करना ये सब, तो प्रिंसिपल को ऑथराइज कर दिया। हाँ, उपेंद्र बाबू सर हैं, अच्छे सही ना, आदमी बहुत हैं। अच्छे इंसान है, हाँ, अच्छे बहुत इंसान है। अच्छे आदमी है, लोकल है, अच्छे आदमी मिल के स्नेहा जी की तरफ से हम लोग चलिए ना, हम भी आ जाते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक यूजीसी का लेटर भेज दिया है, उसको देखते हुए ये जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है ये ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। उसी लेटर को लगा करके मैडम आवेदन दे देंगी तो वो मान लिया जाएगा। इसी बात को तो हम बोल रहे थे सर, लेटर तो ऑलरेडी है ही लेटर आया है। सर एक्चुअली क्या है कि लेटर है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आधार पर कहती है कि यूजीसी का सारा गाइडलाइन हम अप्रूव नहीं करते हैं, जो अप्रूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमारे केस में भी ऐसा ही था सर, तो हम भी अटेंडेंस मार करके आते हैं, क्योंकि हम कॉलेज में ही रहते हैं, इसी के लिए बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन सर 5 दिन क्या हुआ कि हमको EOL लगाया गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके लिए तब आप अपने जो यह तो गलत तरीका है ना, रूल सबके लिए बराबर होता है। मैडम आप कर देंगे। हेलो सर, अपने टीचर एसोसिएशन से मिलिए, उनसे उनके साथ भी अपना ग्रीवांस को रखिए, जो कॉलेज में एसोसिएशन है। मुझे भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। कह रहे हैं सर ड्यूटी लीव साल में कितना मिलता है सर? किसी मिलता मुझे भी है? छुट्टी बहुत मुश्किल से मिली है, टीचर्स एसोसिएशन में ही बात उठाई गई तब अभी राजेश जी कह रहे हैं साल भर में, तो ये यूजीसी का मैंने पोस्ट भी कर दिया आपके चैट बॉक्स में। 30 ड्यूटी लीव है आपकी। आपका इंडक्शन प्रोग्राम ड्यूटी लीव में कंसीडर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं, आप नहीं हमको ड्यूटी लीव ही मान के चलना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाती है, ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा, ये लेटर यूजीसी का है। तो इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात अगर किसी विश्वविद्यालय में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय वाइस चांसलर्स हैं, माननीय रजिस्ट्रार्स हैं, ये सब लोग जो हैं, तो आप उनसे मिलिए, पोलाइटली अपनी बात समझाइए, वो लेटर दिखाइए, और उसके बाद भी नहीं माने तब आप अपनी टीचिंग कम्युनिटी के साथ 10 लोगों के साथ डेलीगेशन के साथ जा करके इस बात को वहाँ रखिए, क्योंकि ये मामला बड़ा क्लियर है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। सर एक बार हम साल में ड्यूटी लीव ले लिए, फिर दोबारा अगर कुछ करना चाहे तो फिर हमको मिलेगा कि नहीं सर? तो आपकी सर ड्यूटी लीव बची रहेगी तो मिलेगी। मान लीजिए अभी हमको 1 हफ्ते के लिए किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, हम चले गए तो हमारा 1 हफ्ते कम हो जाएगा 30 दिन से। तो इस तरीके से जब तक आपका 30 दिन नहीं होता, और ड्यूटी लीव पाना भी आपका राइट नहीं, जैसा सर शुरू में भी बता रहे थे, अगर डिपार्टमेंट में फैकल्टीज कम है, बच्चों का एडमिशन ज्यादा है, क्लासेस हो रही हैं, या आपके विश्वविद्यालय को लगता है कि नहीं आपकी जरूरत यहाँ ज्यादा है, तो वो कह सकता है कि नहीं अगली बार की। ओके सर। मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं रिफ्रेशर कोर्स 16 जुलाई से 29 जुलाई तक करना चाहता था, हमारे कुलपति महोदय ने हमसे कहा कि नहीं बेटा इसको टाल दो, आगे कर देना, अभी तुम्हारी जरूरत यहाँ ज्यादा है। तो इस तरीके से चीजें जी। तो इस तरीके से चीजें हैं, इनको बहुत जो है कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है। आपका विश्वविद्यालय है, आपका महाविद्यालय है, यह भी देखना है कि नहीं हम तो जाएंगे ही जाएंगे, ये वाला एटीट्यूड के साथ नहीं कि आपके जाने के बाद डिपार्टमेंट पे बर्डन कैसा पड़ रहा है। आपका शुक्ला सर। जी सर बोलिए। हाँ शुक्ला सर। जी सर। मैं अपनी बात बताऊं, मैं हम लोग को जिस तरह से, अरे भाई एक सेकंड, तो मैं मधेपुरा में था पिछले बार, जो पहला स्टार्टिंग हुआ FIP के लिए मैंने प्रेयर किया अपने यूनिवर्सिटी में, अलाउ नहीं किया गया फैकल्टी प्रॉब्लम लेके। तो वही बात है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अलाउ नहीं किया जाता है। थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे सर, उसको कहेंगे जहां आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप रिसोर्स पर्सन है, ह्यूमन रिसोर्स है आप यूनिवर्सिटी के लिए और महाविद्यालय के लिए। तो अगर यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में अभी कन्वोकेशन होने वाला है, तो कन्वोकेशन में एक व्यक्ति का काम नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को, टीचर्स नॉन टीचिंग सबको लगना पड़ेगा, तब होगा। तो उसमें छुट्टियां कैंसिल हो सकती हैं सबकी, इवन आपको संडे भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता है। सर FIP सर मैंने तो रिसर्च भी आप 9:30 में रजिस्टर बाहर कर दिए। शुक्ला सर मैं डॉक्टर नलन मधेपुरा से बोल रहा हूँ। शुक्ला सर जी बोलिए सर। शुक्ला सर जी बोलिए। हेलो
जी सर, हमको ड्यूटी लीव मिला है सर, प्रिंसिपल साहब ड्यूटी लीव दिए हैं, उनको ऑन ड्यूटी किया जा सकता है क्या? बाद में करवाया जा सकता है सर, अभी ऑन ड्यूटी लीव मिला है। जी सर, आप बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। अभी जो हमने लेटर भेजा है चैट बॉक्स में, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जाइए और उनसे आग्रह कीजिए कि सर ये मेरा पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऑन ड्यूटी कंसीडर करें, क्योंकि यूजीसी भी यह मान रही है कि यह ऑन ड्यूटी। अगर हम किसी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, लेक्चर देने कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वो सारी चीजें ड्यूटी लीव में आती हैं। लेकिन अगर आप रिफ्रेशर करते हैं और आप ओरिएंटेशन करते हैं तो यह आपका व्यक्तिगत हित नहीं है, केवल इसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का हित है। आपके सृजन में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का सृजन हो रहा है, तो विश्वविद्यालय अपना रिसोर्स डेवलप कर रहा है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि आपको इस तरीके के प्रोग्राम में भेजे, बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जी सर, मैंने प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप 9:30 में रजिस्टर निकाल दें ताकि मैं अटेंडेंस मांग करके फिर अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट कर लूँ। तो मैम ने कहा नहीं, 10 o'clock के बाद ही निकलेगा, आपको 10 o'clock के बाद ही आना है। तो सर ज्यादा बोलने से लोग ट्रांसफर भी कर देंगे ना, इस वजह से कोई नहीं बोलता है। अब देखिए मैम, एकेडमिक्स में अथॉरिटीज हैं हमारे, उन सबका कभी कभी कुछ ईगो होता है। अब उस ईगो को कैसे हमको सेटिस्फाई करना है? पोलाइटली रिक्वेस्ट करके मान जाएंगी, किसी सीनियर से कहलवाने पे मान जाएंगी, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से उनको सही ज्ञान देने पे मान जाएंगी। ये सब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अब उसमें मैडम नहीं मानना चाहती हैं तो वो अलग एक विषय हो गया। लेकिन जो जेन्युइन तरीका है कि आप उनसे कहती कि मैम हम इस कोर्स में हैं, और क्योंकि कोर्स 9:30 पौने 10 से शुरू हो जाता है तो हम बाद में 10:30 बजे कैसे आएंगे, तो आप रजिस्टर पहले रखवा दीजिए, हम 9 बजे अटेंडेंस बना देते हैं। हम वहीं बैठ करके अपना किसी कमरे में बैठ के 5:30 बजे तक अपना कार्यक्रम करेंगे, ये भी हो सकता है। सब कुछ बोला हुआ है, रिक्वेस्ट किया हुआ है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट किया है, लेकिन मैम बोली नहीं, 10 o'clock के बाद आप अटेंडेंस मार्क कीजिए और करना है तो क्लास में बैठिए। तो क्लास में इतने डिस्टर्बेंस है, कहाँ से कर लेंगे वहाँ पे? इसमें मैम एक सुझाव इसमें इस कॉलेज की बात है मैम कि जब जो है इस तरीके के लोग हों तो सिस्टम में आपका 3 हफ्ते निकल गया, 1 हफ्ते और बचा हुआ है, तो 1 हफ्ते पहले अपना आप कोर्स कर लीजिए, फिर आप अपने आगे के आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए ये इंश्योर कीजिए कि उनको इस तरीके का ट्रबल ना झेलना पड़े। क्योंकि अभी आप इसमें उलझेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपका कोर्स चल रहा है, आप सीख नहीं पाएंगे जो समझना चाहती हैं, इस कोर्स का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा, तो नुकसान व्यक्तिगत आपका हो जाएगा। सर मैं कहना सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों को रास्ता ठीक करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उस रास्ते के हिसाब से अपने आप को ही कन्वर्ट कर लें, तो वो लाइफ ज्यादा फ्लुएंट हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कल को कहा जाएगा आपकी ड्यूटी लीव 10 ही है, 12 ही, उतना ही लीजिए। कल को कहा जाएगा नहीं, आप दुर्गा पूजा और दिवाली की छुट्टियां 2-2 दिन की होंगी तो उतना ही कंसीडर कीजिए। तो मतलब हर चीज एक लॉजिकल वे में उसका आना चाहिए निष्कर्ष। हर चीज जो बनी बनाई व्यवस्था है उसी के अनुसार जैसे हमको चलाया जाए, तो हम शिक्षक किस बात के हैं? हम शिक्षक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप अपने लिए ही नहीं, एक समाज के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए, लोगों के हितों के लिए, सब कुछ के लिए सोचते हैं ना। तो और हम ही लोगों में से कल को कोई रजिस्ट्रार बनेगा, कोई वाइस चांसलर बनेगा। संवैधानिक सर हम लोग भी बनेंगे सर, लेकिन ये तो स्नेहा जी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग डर गए हैं। इन लोग को, हम लोग को वहाँ जाना होगा, मिल के सब बात करना होगा भाई चांसलर महोदय से। ऐसा सिस्टम क्यों हुआ? पहला चीज। दूसरा है कि भविष्य सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्लियर करना होगा। ये लोग डर गए। शुक्ला सर जी सर, जब एग्जाम होती है तो उसमें स्टैटिक ऑब्जर्वर भी बनाया जाता है, तो सर उसमें भी डीएल दिया जाता है। ये तो हमारा 30 दिन में ही कटेगा। नहीं तो सर उसको आपको रिक्वेस्ट करना है सर कि आप हमको भेज रहे हैं, ये ऑन ड्यूटी बात नहीं है इसमें, ये ऑन ड्यूटी होना चाहिए, ये ड्यूटी लीव नहीं है। आप स्टैटिक ऑब्जर्वर बनते हैं, चाहे इलेक्शन में जाते हैं, लगा दी जाती है ड्यूटी, ये सारा ऑन ड्यूटी होता है सर। इवैल्यूएशन ऑफ सर ऑन ड्यूटी रहता है, लेकिन सर ये लो सर कॉपी का जो इवैल्यूएशन होता है सर, इवैल्यूएशन आप उनको नियमों की जानकारी बताना होगा। जहाँ आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। अरुण जी 1 मिनट सुने,
जहां आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, जैसे सेमिनार करने जाना, कॉन्फ्रेंस करने जाना, इन सारे पेपर प्रेजेंटेशन कहीं करने जा रहे हैं, ये सब आप पहले आपको लाभ मिल रहा है, फिर विश्वविद्यालय मिल रहा है, तो ऐसी जगहों पर ड्यूटी लीव मिलेगी। जहां विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या सरकार आपको भेज रहा है आपकी इच्छा से, चाहे आपकी इच्छा के विरुद्ध, जैसे चुनाव होता है तो हमारी इच्छा नहीं होती फिर भी हमको भेज दिया जाता है, तो और या स्टैटिक ऑब्जर्वर बना के भेज दिया जाता है, तो जहां इस तरीके की चीजें होंगी वहां ऑन ड्यूटी होगा, वहां ड्यूटी लीव नहीं होगा। शुक्ला सर, जैसे ये हम लोगों का अभी FIP चल रहा है, तो ऑन ड्यूटी अगर नहीं लीव दे रही है, सिर्फ ड्यूटी लीव दे रही है, तो पूरे साल का मेरा ड्यूटी लीव खत्म हो जाएगा DL? हाँ, अगर वो ड्यूटी लीव में कंसीडर कर लिए तो आपकी 30 दिन ड्यूटी लीव चली गई, तब आप इस साल नहीं ले पाइएगा। लेकिन तो वहाँ आपको इतना... जी सर, तब तो कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी नहीं जा सकते हम कभी इस साल में। हाँ, तो भैया तो क्यों आप उसको बैरियर को मान क्यों ले रहे हैं? आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर ये तो ऑन ड्यूटी कंसीडर होता है, अब आगे जब हमको जाना होगा, क्योंकि देखिए हम सभी असिस्टेंट प्रोफेसर साल भर में 2 या 3 मैक्सिमम सेमिनार कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आपको 5-6 छुट्टी से ज्यादा लगता नहीं है। तो अगर मान लीजिए 30 दिन इसको ले लिए और 5 दिन की छुट्टी मांगेंगे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो प्रिंसिपल मना नहीं करेगी। लेकिन अगर मना करता है और उसको ये समझाना पड़ेगा हमको, आपको मिल करके कि नहीं सर यह ऑन ड्यूटी थी हमारा रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन, आप इसको जो सेकंड हमको दिया जाए सर। हाँ बोलिए शुक्ला सर। विष्णुदेव जी बोलिए, बोलिए, सुन रहे हैं। जी जनाब बोले। सर ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ऑन ड्यूटी लीव है या DL है? ये तो आप जैसे लेटर आ गया कि रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन ये ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। जब सरकारी व्यवस्थाएं, चाहे महाविद्यालय, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे सरकार आपको किसी कार्यक्रम में आपकी इच्छा तथा आपकी अनिच्छा से भेजती है, तो वो ऑन ड्यूटी कंसीडर किया जाएगा। शुक्ला सर 1 सेकंड हमको टाइम दिया जाए। सुन लीजिए भाई साहब, पहले इनका सवाल का जवाब सुन लीजिए। जब आपसे अभी UGC के नियम और परिनियम का धज्जी उड़ा रहे हैं प्रिंसिपल सर। देखिए ऐसे हम ये UGC का जो सर ठीक है, ये एक नियम परिनियम है सर, उसके अतिरिक्त ये तो उनके। जी विष्णुदेव जी, आपकी बात आ गई हमारे पास कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे महाविद्यालयों में प्रिंसिपल हो, चाहे विश्वविद्यालयों में कुलपति हो, अगर वह इन सारी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो वह हमारे हितों की अवमानना कर रहे हैं, नियमों की अवमानना कर रहे हैं, तो जिसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक टीचिंग कम्युनिटी के द्वारा प्रेशर नियम का करके उनसे अपनी बात रख सकते हैं। यही तरीका है और दूसरा उसमें कोई तरीका नहीं है। अब कौन धज्जी उड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो इस मंच पे डिस्कस करने की चीज नहीं है। जी सर, मेरा सवाल क्लियर नहीं हुआ सर। जी जी सर पूछें। एक्चुअली मेरा जो रीडिंग है उसमें तो ऑन ड्यूटी लीव लिखा हुआ नहीं है, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ऑन ड्यूटी लीव है या ड्यूटी लीव है? ये मुझे पता मिला है UGC के गाइडलाइन में ही ये पता है कि आपका फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्स ऑन ड्यूटी है, क्योंकि UGC ने क्लियर कर दिया है। तो उससे बड़ी तो वो तो एपेक्स बॉडी है, जैसा सर ने अभी शुरू में बताया, सर्वोच्च संस्था वही है यह निर्धारित करने के लिए। तो जब आप आगे अब कभी ड्यूटी लीव लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रिंसिपल कहेगा नहीं आप तो ओरिएंटेशन कर लिए, आपका ड्यूटी लीव खत्म हो गया, तो आपको वो चिट्ठी धीरे से उनके सामने रखिएगा कि सर ये देख लीजिए ये चिट्ठी, और इस चिट्ठी के आलोक में हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको ऑन ड्यूटी कंसीडर करें, आप अपनी भी समझ ठीक करें और हमें भी मार्गदर्शित करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे यहाँ क्या है कि ऑन ड्यूटी में सिग्नेचर जैसे मान लीजिए कि तभी कंसीडर होगा जब शुक्ला सर। जी सर, शुक्ला सर, नमस्कार सर। जैसे मान लीजिए कि हमको सेमिनार में कहीं जाना है और दूर जाना है, जैसे हरियाणा में होने वाला है अभी नवंबर में, तो प्रोग्राम तो 2 दिन का है, लेकिन आने जाने में जो 1 दिन 2 दिन हमको ज्यादा लग जाएगा, तो उसके लिए हम अपना छुट्टी लेंगे या DL लेंगे? नहीं मैम, उसमें जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा प्रशासक होता है, अच्छा वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या जो प्रिंसिपल होता है, वो इस बात को समझता है कि अगर मान लीजिए कल से सेमिनार है, वो आपको जाना है केरल, तो फ्लाइट का तो आने जाने का मिलता नहीं, ट्रेन का ही मिलता है TADA, तो आप 1-2 दिन पहले जाएंगी, तब वो आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का देगा।
और अगर मान लीजिए दिल्ली जाना है तो एक दिन पहले एक दिन बाद का देगा, पटना जाना है तो हो सकता है नहीं दे। तो ये जो है डिपेंड करता है कि किस एटीट्यूड का व्यक्ति चेयर पर है और वह आपकी बातों से कितना कन्विंस है। तो इसलिए जो है जब कभी आप सेमिनार में जाएं तो आप अपने हायर अथॉरिटी को मिलकर के बता दें कि हमारा सर सेमिनार कल से तो है वहां पर, मान लीजिए वर्धा में चल रहा है और जाने में हमको 2 दिन लग जाएगा, तो वो 2 दिन पहले से दे देते हैं ड्यूटी दी। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि उसी सर उद्देश्य के 2 लिए आप जा रहे हैं। जी 2 दिन पहले मैं ले लिया हूँ डीएल एक कॉन्फ्रेंस के लिए और फिर ये 30 दिन ये हो गया। ये कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, क्योंकि जिसको आप अभी ड्यूटी लीव मान रहे हैं 30 दिन, ये एक्चुअली ड्यूटी लीव है ही नहीं, ये तो ऑन ड्यूटी है। तो अब जबरदस्ती कोई कहता रहे कि आप ड्यूटी लीव ले लिए तो आप मानिए ही मत, उसको वो लेटर दीजिए यूजीसी का। आ गए हमारे बीच सर, अब आपको सर। शुक्ला साहब, आप मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप ड्यूटी में हैं। मैं वही तो कह रहा था कि जब आप एक पब्लिक कॉज के लिए आपको डिप्लॉय किया गया है तो ये ऑन ड्यूटी होना चाहिए। ड्यूटी लीव साल में 30 दिन मिलता है, हालांकि वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर 4 वीक का प्रोग्राम है और आप एक प्रोग्राम करने के लिए चले आएंगे तो आपकी सारी ड्यूटी लीव लैप्स हो जाएगी। तो ये तो इंस्टीट्यूशन का अपना विवेक है, इन देयर ओन विजडम दे शुड treat you as you all are on duty for this specific program, and such requirements to mark attendance, and they can ask attendance from MMTTC ये coordinator कि आपने अटेंड किया कि नहीं किया ऑनलाइन प्रोग्राम। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग सच प्रोग्राम्स is not in good taste. So a humble representation or request to your authorities, इसको ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि आपको इसीलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 काम आएगा, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। आप जब भी कोई चीज देंगे तो आप बताएंगे ना कि ये चीज कहां से आ रही है। ड्यूटी लीव का 12 दिन का नहीं 30 दिन का प्रोविजन है, ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 का पार्ट है, हम उसी के तहत अपॉइंट किए गए हैं। तो इन चीजों को आप जब बताएंगे, लाएंगे, अगर आप नहीं इसको रेज करेंगे तो फिर कैसे होगा। और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके कॉलिग्स हैं, सहकर्मी हैं, आप सारे जो है वो पीएचडी वाले लोग हैं, देश में से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप जब इन चीजों को एक सामूहिक प्रयास के रूप में भी, और इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात ही नहीं है, बहुत विनम्रता से अपनी बात तो आप रख ही सकते हैं ना। जब रूल रेगुलेशन से वो सपोर्टेड होगा तो उसको कौन मना करेगा, देर से देर वो हो जाएगा। मैं तो यही समझता हूँ। जी सर, एक रिक्वेस्ट ये आपको बस रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि बहुत समय हम लोग लीव पर चर्चा किए, आधे घंटे सर अपने पास और है, तो जी आपके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है वो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना स्टेज 1 to स्टेज 2, जो शुरू में डॉक्टर अनिल कुमार कह रहे थे कि उसकी रिक्वायरमेंट और उसका प्रोसीजर, क्योंकि आप लोग अभी सारे लोग स्टेज 1 में हैं, 4 साल के बाद आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो स्टेज 2 में आपका प्रमोशन कंसीडर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो हो गया, अच्छा उसमें 4 साल तो आपको सर्विस देनी है स्टेज 1 में। जब आप पे लेवल 10 में इनिशियल एंट्री लेवल पे जब आप अपॉइंट होते हैं तो आपको 4 साल की सर्विस देनी है। लेकिन क्या 4 साल के बाद सारे ही एलिजिबल हो जाएंगे? बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं सर, नहीं हो सकते। नो सर, नहीं कर सकते हैं सर। उसके लिए कैटेगरी क्या सर है?
कौन लोग एलिजिबल नहीं होंगे 4 साल के बाद? PhD नहीं है। नहीं रिफ्रेशर कोर्स, उनका पब्लिकेशन आर्टिकल जर्नलिज्म में होना चाहिए। नहीं वो सब तो हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन जो क्वालिफिकेशन के टर्म में PhD नहीं कर पाएंगे। हाँ, ओम प्रकाश जी क्या कर रहे हैं? जो PhD नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। 4 साल में वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे जिनके पास PhD है, ठीक है, और 5 साल जिनके पास MPhil है, और 6 साल जो बिना PhD MPhil के हैं। तो ये अलग अलग रेसिडेंसी पीरियड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन टू बिकम एलिजिबल फॉर नेक्स्ट हायर ग्रेड, स्टेज 2। ओनली नेट वाले के लिए सर क्या होता है सर? वहां तो नेट इज नॉट ए डिग्री, नेट इज नॉट ए क्वालिफिकेशन, नेट इज ओनली एन एग्जामिनेशन। तो उससे लिंक नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2018 को, उसमें जो आपका असेसमेंट होना है, प्रमोशन होना है टू स्टेज 2, उसमें MPhil, PhD और विदाउट MPhil और PhD, यही 3 जो है वो क्राइटेरिया है। अगर MPhil है तो आपको 5 साल के बाद एलिजिबल होंगे, PhD है तो 4 साल के बाद एलिजिबल हो जा रहे हैं, और इफ यू डोंट हैव इधर MPhil और PhD, देन योर रेसिडेंसी पीरियड विल बी ऑफ 6 years। तब आप 6 साल के बाद एलिजिबल होंगे। तो ये बहुत पहला ही जो है वो क्राइटेरिया है। 1 मिनट। शुक्ला सर नमस्ते। तो पहला चीज तो यही है कि हमें रेसिडेंसी पीरियड का मतलब है आप स्टेज 1 में कितना दिन एक रेजिडेंट के रूप में रहते हैं। रेजिडेंट का मतलब कि उस स्टेज में आपका 4 साल सर्विस होना ही है, उसके बिना जो है वो फर्दर आप स्टेज 2 में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो अपार है, आप वैसे अभी आपको भरने के लिए भी मिलेगा, तो वहां की जो आपकी ग्रेडिंग है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, अभी आप कर रहे हैं। This will work handy, or you will be having so many opportunities because nowadays कहीं से भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मोड में चल रहा है, तो it has become a bit easier। तो आपको 2-3 वीक ड्यूरेशन का वो प्रोग्राम जो है वो, फिर उसके बाद एक स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी वो इसको इवैल्यूएट करती है, ठीक है। आपका जितना भी जो है वो ये क्राइटेरिया है जो कि स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने के लिए है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं होती। असिस्टेंट प्रोफेसर के भीतर जब आप स्टेज 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर सिलेक्शन कमिटी। जैसा कि दो मिनट बैठेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन कमिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन वही जब आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए स्टेज 4 के लिए जब आपका असेसमेंट की बारी आएगा, तो देयर विल बी ए सिलेक्शन कमिटी।
4 से 5 में जब आप प्रोफेसर के लिए जाएंगे वहां सिलेक्शन कमेटी होगी। यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी नहीं, उसको हम स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी कहते हैं। वही कमेटी आपके एलिजिबिलिटी को, जो कि अभी हमने चर्चा की, उसको एग्जामिन करेगी और उसके बाद अपना रिकमेंडेशन देगी। एक्सक्यूज मी उसके सर, बाद हाँ जी सर ये स्टेज 3 हो जाएगा ना एसोसिएट प्रोफेसर? स्टेज 3 स्टेज 1 से में तो से आप जाएंगे 6000 से 7000 में, 10 से 11 में जी, और तो 1 से 2 हो गया और 2 से 3 हो गया। ओके। 3 के लिए सर क्या बताएं सर? 3 के लिए सर केवल सिलेक्शन कमेटी से रहेगी 3 के लिए? सर हम लोग सबसे पहले सर 4 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर ग्रेड में चले गए। हाँ, उसको स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 2 में अब सर सीनियर स्केल के बाद सर 5 साल के बाद हम लोग एसोसिएट में जाएंगे। हेलो, हाँ सर, हम लोग सीनियर स्केल के बाद 4 साल के बाद फिर 5 साल के पार करने पर एसोसिएट में जाएंगे। हम प्रमोशन अंडर कैश फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे हम कह रहे हैं। आप जब आते हैं तो एंट्री लेवल पे आप किस पे आते हैं? पे लेवल 10 में आते हैं जी। पहला प्रमोशन क्या होगा आपका? सीनियर स्केल में होगा सर, 11 में होगा। दूसरा वहां भी आप क्या कहलाएंगे? सर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर ग्रेड। ओके, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, वो ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं है। आप ऐसा कोई नहीं। आप जो है वो लेवल 11 में जाएंगे, पे लेवल 11 में जाएंगे ना पहला प्रमोशन पे। यस सर। दूसरा प्रमोशन पे किस पे जाएंगे? 11 के बाद सर 12 में जाएंगे। 5 एसोसिएट प्रोफेसर। नो, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे जाएंगे आप? असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं रहेंगे आप? असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले आपका एंट्री लेवल है 6000 AGP, पे लेवल 10। ठीक है, आपको पता है ना कि क्लास 1 में जो पे लेवल 10 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो 5400 था। AGP में टीचर्स के लिए उनको और ऊपर के पायदान पे रख के 6000 किया गया। 6000 उनका पे लेवल 10 में AGP कहलाता है, एकेडमिक ग्रेड पे था पहले। तो पे लेवल 10 से वो जाएंगे कहाँ? पे लेवल 11 में, जो कि 7000 होगा। ये 4 साल के बाद जाएंगे वो। उसके बाद वो 8000 में जाएंगे। ठीक है, वो उनका पे लेवल 12 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या नॉन टीचिंग में पे लेवल 12 इज इक्विवेलेंट टू 7600 ग्रेड पे। वो जीपी कहलाता है, आपका एजीपी कहलाता है। ड्यूरेशन पीरियड क्या होगा सर? क्या जी बोलिए। जिनका सर्विस सर मात्र 9 साल सर आप कंटिन्यू बचा हुआ है, वो कहाँ तक पहुंचेंगे सर? सर बहुत हॉचपच हो गया सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कंटिन्यू है सर, कंटिन्यू कर दीजिए सर। सवालें आ जाती है। नहीं, जिनका सर्विस 9 साल माइक ऑफ करिए ना, हमें सवाल भी लेने दीजिए। जिसका सर्विस 9 साल बचा है तो 9 साल में वो कहाँ तक जाएंगे? अगर प्रोफेसर ज्वाइन करने के बाद लेवल 4 में जाएंगे सर। सर्विस 9 साल ही बचा है। स्टेज वाइज एक्सप्लेन किया जाए सर। 4 साल में लेवल 3 स्टेज वाइज एक्सप्लेन किया जाए सर। सॉरी सर, स्टेज वाइज ठीक रहेगा सर। मैं तो आपको स्टेज वाइज स्केल वाइज ही बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टेज वाइज ही बताएं। सर मुझे जो लग रहा है, एक्सक्यूज मी सर मुझे जो लग रहा है कि 10 इसीलिए के लिए 4 से 12 में जाने के लिए 10 साल, 12 से 13 में जाने के लिए। अरे भाई सारे लोग बंद कीजिए ना, सर का सुनिए ना प्लीज, बोलिएगा, सब कुछ नहीं सुन पाएंगे, समय खत्म हो रहा है। सर को कंटिन्यू करने दिया जाए ना। मैंने सिंपल सा फॉर्मूला शुरू में ही आपको दिया, 4533। इसका क्या मतलब है?
अगर आप कैश प्रमोशन की बात करते हैं, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में प्रमोशन की बात करते हैं, तो क्या होता है 45-33 हमने फॉर्मूला आपको दिया। पहला प्रमोशन 4 साल के बाद, दूसरा प्रमोशन 5 साल के बाद, यहां तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, आफ्टर 3 years ऑफ रेसिडेंसी पीरियड इन एसोसिएट प्रोफेसर, यू विल बिकम एलिजिबल फॉर प्रोफेसर, ठीक है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूं बार बार कि एलिजिबल फॉर प्रोफेसर, एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंसी पीरियड, but there are other requirement also, your API score, your research publication, requirement of attending conferences, seminars। लेकिन रेसिडेंसी पीरियड का जो है वो आपको हमेशा एकदम याद रखना है कि ये 45-33 जो है वो गोल्डन नंबर है, 4-5-3-3, इसमें आप प्रोफेसर तक पहुंच जाएंगे। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा शुरू में कि उसके बाद एक सीनियर प्रोफेसर का भी स्केल है, जो अभी स्केल 15 कहलाता है। आप 10 में शुरू करेंगे, अगर आप सीनियर प्रोफेसर बनते हैं तो 15 तक जाएंगे, प्रोफेसर बनते हैं तो 14 तक जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 में जो है, ये 5 में जो है आप प्रोफेसर तक पहुंच जाते हैं। तो कुल पीरियड अगर जोड़ ले 4 साल, 5 साल, 3 साल और 3 साल, तो 4, 5, 9 और 3, 3, 6, 15 साल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर वहां तक पहुंच जाता है, प्रोफेसर तक, जिसको हम बोलते हैं लेवल 14। अभी तो नया पे कमीशन आएगा तो फर्दर जो भी पे स्ट्रक्चर और जो है वो चीजें आएंगी, अभी तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो चल रहा है, आप लोग अभी 10 में हैं, 10 से 11 में जाने के लिए अगर आपके पास PhD है तो आप 4 साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। आपका अपर का स्कोर जो है, अपर का जो ग्रेडिंग है वो गुड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, और आपके पास ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है ये होनी चाहिए। तो जनरली 4 साल के बाद ऑल ऑफ यू, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, एंड देयर इज नो सिलेक्शन कमिटी, कोई सिलेक्शन कमिटी भी नहीं है कि स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी बनेगी, और वही स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी जो है सर एक रिफ्रेशर भी तो होना चाहिए ना लेवल 2 में जाने के लिए। FIP के बाद सुनिए ना मैडम, ये जो आपका रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन, ये वाला जो है वो तो लिखा ही है उसमें कि 2 से 3 वीक, 4 वीक का हो रहा है, तो आपने एक कर लिया तो आप एलिजिबल हो गई, provided you have completed 4 years of residency period and you have PhD। अगर आपके पास PhD है, 4 साल की सर्विस हो गई है, रिफ्रेशर ओरिएंटेशन एक हो गया है, तो इतना, और जो आपकी अपार की ग्रेडिंग है, जिसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पहले कहा करते थे CR, उसकी जो है वो अपार बोलते हैं आजकल, उसमें अगर गुड सेटिस्फैक्ट्री आपको मिला हुआ है तो दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर प्रमोशन टू स्टेज 2। तो ये तो आप बहुत आराम से इस चीज को 4 साल पूरा होने के बाद ऑल ऑफ यू विल बिकम एलिजिबल फॉर असेसमेंट प्रमोशन टू स्टेज 2। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि जितना भी पोजीशन आप लेके जाते हैं ना कैश के अंडर जो आपका प्रमोशन होता है, एक तो हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे, प्रोफेसर के लेवल पे, अगर आप कैश के थ्रू एसोसिएट और प्रोफेसर बनते हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो वो पोजीशन, जैसे मान लीजिए कि रविरंजन कुमार शर्मा है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे, ये अगर बन जाएंगे 15 साल बाद प्रोफेसर कैश स्कीम में, सपोज करिए कि इनका एकदम कोई बाधा नहीं आया, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 3 साल के बाद प्रोफेसर तक पहुंच गए, और देन ही रिटायर्स, तो जो वैकेंसी होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। लेकिन अब सुषमा सिंह हैं, अगर वो डायरेक्ट प्रोफेसर में आए हैं
और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और अगर वो रिटायर होंगी तो वैकेंसी किसकी होगी? प्रोफेसर की होगी। तो कैश प्रमोशन में होता है कि आपका कैरियर का एडवांसमेंट होते जाता है, लेकिन जिस एंट्री लेवल पर आप अपॉइंट होते हैं, आप जब रिटायर करेंगे तो पोजीशन वहीं खाली होगी। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। जी प्रणाम सर। मार्च में सर ज्वाइन किए तो जुलाई में सर इंक्रीमेंट लगना चाहिए कि नहीं सर? मार्च में ज्वाइन किए, हाँ, तो ये जुलाई में इंक्रीमेंट लगना चाहिए कि नहीं सर? क्यों लगेगा जुलाई में? आपने कितना दिन सर्विस किया? पूछना चाह रहे हैं सर, वही जानकारी लेना चाहते हैं। कितना दिन सर्विस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इंक्रीमेंट अर्न करने के लिए? जानकारी नहीं है सर। 6 महीने रेगुलर मिनिमम 6 मंथ। हाँ, आपके मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर। हाँ, तो चूंकि आप मार्च में ज्वाइन किए 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर। हाँ, तो सर मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। जी, मैं रवि बोल रहा हूँ सर। कह रहे हैं सर हम लोग के प्रमोशन के लिए जनरल भी सर 2 करना चाहिए ना, निकलवाना चाहिए एक बुक भी क्या? पब्लिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट हाँ, है सर, तो वो सर वो रिक्वायरमेंट में क्या है? एक रेसिडेंसी पीरियड हो गया, वो हो गया। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आपका अपार की ग्रेडिंग हो गई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया, और पब्लिकेशन हो गया पीयर रिव्यू जर्नल में। तो ये चीजें इतना बेयर मिनिमम है कि आप में से कोई भी लोग जो पढ़ने पढ़ाने के प्रोफेशन में हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो हम लोग तो ये मानते ही नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे स्टेज 1 to 2 और 2 to 3 तो बहुत स्मूथ प्रोग्रेशन माना जाता है। एनी सिंसियर और कॉन्शियस टीचर वो, और उसमें एक और भी चीज आपको बता रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता स्क्रीनिंग कम इवेल्युएशन कमिटी ने किसी कारणवश not found anyone suitable for promotion from 1 to 2 or 2 to 3, so you can be eligible for further assessment after 1 year. वो 1 साल के बाद ही आप फिर से जो है वो उसके लिए आपके यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर हैं, ऐसे केसेस हैं जो 1 से 2 में टर्न डाउन हुए हैं, किसी के संज्ञान में है? मेरा एक सवाल है, आप लोग अगर जानते हैं अपने किसी सीनियर कलीग का, आपका तो ऑफ कोर्स 4 साल नहीं हुआ, कि कोई टर्न डाउन हुआ है केस क्या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में जो है, जिसको आप सीनियर स्केल कह रहे थे, कोई अभी सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे थे, ऐसा? यस सर, मेरे साथ हुआ है। जी सर, हुआ है सर, का हुआ है सर। यस सर, रीना मैडम के साथ हुआ है? मेरे साथ एक सीनियर थे, उनका हुआ है सर। किस ग्राउंड पे? उनका पीएचडी पर कुछ डाउट था, इसलिए उनको नहीं दिया गया। पीएचडी पे कुछ डाउट था? पीएचडी में क्या था? यस सर, वो ऐसा ही क्या वो कुछ क्लियर नहीं किए, लेकिन बताए फेक डाटा रहा होगा, कुछ प्लेगरिज्म रहा होगा, ये सब होगा। और क्या सर थोड़ा सा टाइम, डिग्री कैसे मिल गई? फिर डिग्री कैसे मिल? मैं भी वही कहना चाह रहा था। सर टाइम हो रहा है, कम से कम 5 साल वाले का क्या क्राइटेरिया है सर, इसको बता। हेलो, पीएचडी में अगर कोई डाउट होगा तो पीएचडी में जनरली कुछ प्लेजरिज्म वगैरह टाइप का, जैसा कि राजेश जी बता रहे थे, कुछ इन्वॉल्व होगा तो उसकी बात हुई होगी। अदरवाइज इन जनरल पार्लेंस ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट जो है, ये 4 नॉर्म्स जो बताया गया ना, जो 4 क्राइटेरिया है, रेसिडेंसी का, क्वालिफिकेशन का, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, अपार का, पब्लिकेशन का, तो ये तो आपके बिल्कुल जो है वो डोमेन की चीजें हैं। तो सर 5 साल वाला जो प्रमोशन है, इसके बारे में सर क्या क्राइटेरिया है, इसको भी सर एक बार बता दिया जाए। टाइम सर अब बीता जा रहा है। 5 साल वाले प्रमोशन। भाई देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो आप लोगों से ही, टीचरों से सुनते हैं, वो बताते हैं कि एक बढ़िया टीचर वो है जो
पढ़ाने से ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये क्राइटेरिया कोई हमने नहीं बनाई है, ये क्राइटेरिया यूजीसी का 2018 रेगुलेशन आपके एकदम फिंगर टिप पे है। आप द मोमेंट यू विल टाइप इन द गूगल ना यूजीसी रेगुलेशन 2018 पीडीएफ, वो सारी चीजें जो है वो बटन क्लिक पे जो है वो आपको डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर मैंने आपको इसीलिए उसके बारे में ज्यादा बढ़िया से ये बताया कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको यूजीसी ने तैयार किया है। ये केवल टीचर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनका प्रमोशन कैसे होगा, उनको लीव क्या मिलेगी, कैश प्रमोशन का फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी चीजें उस 57 पेज के डॉक्यूमेंट में दी हुई है। सर प्रणाम सर, रवि बात हाँ बताइए सर। एक सवाल है छोटा सा सर, कि जैसे हम लोग का प्रमोशन पीरियड है सर अभी 2 साल का, तो इस पीरियड में चुनाव लड़ा जा सकता है सर? बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस पीरियड में चुनाव लड़ सकते हैं हम लोग सर? देखिए आपका, हाँ देखिए टीचर्स लड़ सकते हैं। टीचर्स प्रमोशन पीरियड चल रहा है ना। कौन पार्टी से? जदयू से? अरे सर वो मत खोलिए। एक मिनट, आप सभी प्रतिभागी मित्र, आप जो है आप अपने कोर्स की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। आप रिसोर्स पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, फिर आप अपनी बातचीत करने लगते हैं। तो ये सब थोड़ा सा माइंड करें इस सब चीजों को। मैं जो है वो ठीक है, उनके सवाल का भी मैं जो है वो जवाब दे देता हूं। देखिए प्रोबेशन में क्या है कि यू आर नॉट कन्फर्म्ड एज ए टीचर, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड जो है ये तो पूरी तरह से एक टेम्पोररी प्रोविजनल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है। तो प्रोबेशन पीरियड में दिस डिपेंड्स अपॉन योर एम्प्लॉयर कि व्हेन यू आस्क फॉर परमिशन इट इज गिवन और नॉट, क्योंकि दिस इज नॉट योर राइट, क्योंकि आप प्रोबेशन में हैं। अगर आप कंफर्म टीचर होते तो बात दूसरी होती। थैंक यू। तो मेरा ये कहना था कि आप सबके सब लोग वो जो 50-57 पेज का एक डॉक्यूमेंट है ना यूजीसी रेगुलेशन 2018, आप उसको जरूर अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रख लीजिए। जब भी कोई डाउट हो ड्यूटी लीव का, स्टडी लीव का, सबैटिकल लीव का, बाकी सारा लीव तो आप जानते ही हैं। ये 3 लीव ऐसे हैं जो आप शिक्षकों को दिए गए हैं, ये दूसरे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं मिलते। स्टडी लीव तो चलो मिल भी जाता है, लेकिन आपका स्टडी लीव का क्वांटम भी ज्यादा है, और सबैटिकल लीव एक है, और ड्यूटी लीव तो आपको जानना ही चाहिए क्योंकि आपको रोजमर्रा के काम में वो काम आता है। ये सारा चीज वहां लिखा हुआ है, न उससे कम न उससे ज्यादा, नो मोर नो लेस, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। अभी भी शुक्ला साहब भी हैं वहाँ पे, आपके कोऑर्डिनेटर, और आगे भी हम कभी मिलेंगे तो थोड़ा सा और वक्त लेकर के। लेकिन ये अनुरोध जरूर रहेगा कि जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हों तो सब लोग, मैक्सिमम लोगों को, अगर सब लोग न भी हो तो अपनी बात रखें, और रिलेवेंट चीज जो है वो जब आप रखेंगे अपने सर्विस मैटर से, ऐसा हमें कुछ नहीं है, जितनी हमें जानकारी होगी, जितनी हमारी क्षमता दक्षता होगी, तो उसके हिसाब से जरूर, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि ये प्लेटफॉर्म जो है, आप सब लोग जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, और अभी आप अपना करियर का जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला चीज ध्यान में रखना है वही रखना है कि अगर पीएचडी नहीं है तो उसको कर लीजिए। अगर पीएचडी के साथ आप आए हैं 4 साल के बाद, 18 का रेगुलेशन देख लीजिए, 4 चीजें वहां इन्यूमरेट की हुई है नीचे, कुछ भी उससे ज्यादा नहीं है न कम है, लेकिन ये आपको देखना होगा। आदत डालिए कभी कभी जो है वो खाली समय में बैठ करके, और वही आपका बाइबल है, क्योंकि योर सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय यूजीसी रेगुलेशन 2018। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पॉजिटिव टाइम वी कांट टेक क्वेश्चंस। हमारे प्रतिभागी मित्रों के मन में अभी भी सैकड़ों सवाल होंगे। नहीं, आप जो है वो इनके प्रश्न लेकर के हमें भेज दीजिए, या इनको सीधा भी हमसे प्रश्न करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर और